सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कोलकाता से कुंडली आई है और इनके ही चाचा जी ने मुझसे ये बात कही थी कि पंडित जी, भविष्य में कहीं ऐसी कोई दिशा बता दीजिए या कोई जगह बता दीजिए या कोई राशि का नाम बता दीजिए जहां हम लोग कोलकाता छोड़ करके बस सकें। ये इन्होंने पूछा था और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, दरअसल मैं एक दिन में अगर 5-7 कुंडलियां देखता हूं और कोलकाता से जब कुंडली आती है तो सभी लगभग बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े डरे हुए अवश्य हैं। मैं किसी चीज़ से प्रेरित होकर के ये बात नहीं कह रहा, पर कोलकाता वालों की समस्या अलग है। गुजरात से मुझे एक फ़ोन आया था, सूरत से। उनके यहाँ दुकान पे जब वो कहीं कपड़ा खरीदने कुछ गए थे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अगर बंगाल की सुरक्षा कर रहे होते तो तुम लोगों को गुजरात नहीं भागना पड़ता। मैं आप लोगों से भी ये बात कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर परिवर्तन की कहीं आवश्यकता है तो वो ममता दीदी के शासन के पास बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को बताऊं तो अगर कल को भारत में अगर कोई बहुत बड़ी कोई साजिश होगी इसके साथ, तो उसमें कोलकाता ही जिम्मेदार होगा। कोलकाता ही जिम्मेदार होगी, ये भविष्यवाणी भी मेरी कह सकते हैं। क्या बोल दिया? कोलकाता आपको परेशान करा था, याद रखिए, अंग्रेजों के समय पे। सबसे पहले वहीं आए थे ना, पता नहीं, वही उसी को सबसे पहला बाजार बनाया था। अब वहां से बांग्लादेश और मुसलमानों की स्थिति बहुत घातक है। जो हमारे देश के नहीं हैं वो हमारे देश में बसाए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं है, पर नकली आधार कार्ड के लिए उन पर दबाव भी बनाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती बनाया भी जाता है। हमारे ही देश के लोग उनका नकली आधार कार्ड बनाते हैं और पता नहीं उनको जो है वो ऐसा कुछ होता है। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे इस बारे में, पर हाँ, ये बात मुझे लोग बताते हैं जब फ़ोन पे उनसे बात होती है। तो मैंने इस बारे में आप लोगों से कई बार पहले भी चर्चा करी है। तो सत्ता परिवर्तन अगर सबसे ज़्यादा कहीं आवश्यक है तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, बहुत भयावह स्थिति है। चलिए आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूँ। ये मीन लग्न की जातिका और लग्न में ही शनि, जो जन्म कुंडली में कहाँ के अधिपति होते हैं? एकादशवें और 12वें भाव के अधिपति। एकादशवें और 12वें भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली के लग्न में बैठेंगे, अब 5 मिनट का आपको एक सेशन बना देता हूँ। जन्म कुंडली के लग्न में 12वें, जन्म कुंडली के लग्न में 8वें, जन्म कुंडली के लग्न में 6वें भाव के अधिपति जब बैठेंगे तो व्यक्ति को और व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के जीवन में उसके पॉजिटिविटी को, व्यक्ति के जीवन में उसके सकारात्मक प्रभावों को, व्यक्ति के जीवन में जो जीवन जीने का जो प्रक्रम है या जो उसके रास्ते हैं वो कठोर बना देते हैं और उसमें समस्याएं भी जुड़ने लगती हैं। व्यक्ति की कुंडली में अगर कहीं पे भी 8वें भाव के अधिपति जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति और 6वें भाव के अधिपति जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे, उस क्षेत्र से संबंधित समस्या वो देते हैं। रोग भाव के अधिपति जहां देखेंगे उस भाव में रोग पैदा करेंगे और जहां बैठे हैं वहां भी रोग देंगे, दारिद्र देंगे, दुखी देंगे, आत्मा मलिन, कलुषित, कमजोर बनाएंगे, कष्ट देते हैं। 8वें भाव का अधिपति आपको उठने नहीं देता है और 12वें भाव का अधिपति आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति बना करके आपको मार देता है। ये स्थिति। इसके अतिरिक्त जब ये जहां देख लेते हैं उसको भी समस्या करते हैं। तीसरा सिद्धांत ये हो सकता है कि जन्म कुंडली में अगर कहीं से भी किसी भी भाव पे लग्नेश की दृष्टि पड़ जाती है तो वो भाव मजबूत, श्रेष्ठ और संभ्रांत हो जाता है। ये बात और भी तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब उस भाव का अधिपति भी उसको देख ले। जैसे लग्न के अधिपति गुरु अगर यहाँ से कहीं से भी उनकी दृष्टि यहाँ पड़ जाती, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे होते तो देख लेते। भाव कहने का अर्थ है कि लग्न के अधिपति जब लग्न को देखें या लग्नेश जहाँ देख रहा हो और साथ ही साथ उस भाव का अधिपति भी उसको देख ले तो उस भाव का संपूर्ण फल मिलने लगता है। और उसमें और भी वृद्धि तब हो जाती है जब उस भाव में कोई शुभग्रह बैठा हो, या उसमें और भी तब वृद्धि हो जाती है जब उस भाव का कारक भी उसको देख लेता हो या वहीं बैठा हो। समझ में आ रही होंगी चीजें? मैंने क्या बात कही? किस भाव का अधिपति उसको देख ले
उस भाव का कारक उसको देख ले या लग्नेश उस पे देख ले, ये तीनों ही स्थितियां जब जन्म कुंडली के एक ही भाव पे जुड़ जाती हैं वो भाव मजबूत और श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे जहां पे 6 नंबर लिखा है वहां, जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली के 5वें भाव में 4 नंबर लिखा, तो यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि होनी चाहिए क्योंकि 4 नंबर के अधिपति चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा यहीं देख लें या चंद्रमा यहीं बैठ जाएं, या गुरु इस भाव के कारक होते हैं, गुरु यहीं देख लें, तो तीनों ही स्थितियां हो गई कि नहीं। चंद्रमा ने देखा, चंद्रमा बैठे और गुरु ने देखा या गुरु बैठ गए, तो तीनों स्थिति जब किसी भी भाव से जुड़ जाती है, भाव, भाव का कारक और भाव का अधिपति, यही ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात है, जन्म कुंडली के किसी भी भाव के अधिपति अगर उससे ठीक एक घर आगे बैठे हों तो वो धन अवश्य देते हैं अपनी दशा में। किसी भी भाव के अधिपति अपने भाव से, जहां उनके भाव की स्थिति बनी है, जैसे चंद्रमा की यहाँ पे राशि बनी है, अब चंद्रमा यहां न बैठ करके यहां बैठ जाते तो भी ये धन देते, पर समस्या इसलिए भी हो जाती थोड़ी सी कि वो आपके रिकॉग्निशन में विलंब से देते, या धन देते पर थोड़े देर से देते, पर देंगे अवश्य, अपनी दशा में ही देंगे। और एक सबसे सर्वमान्य सिद्धांत ये है कि जब जन्म कुंडली के 5वें भाव में गुरु अकेले बैठ जाते हैं तो भावनाश की बात तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ इतनी बात जरूर कर सकता हूँ कि जन्म कुंडली के 5वें भाव पे जब गुरु बैठ जाते हैं तो वो शिक्षा के लिए बड़े अच्छे हो जाते हैं। एजुकेशन के लिए व्यक्ति एजुकेटिव होता है, वो बुद्धिमान होता है, सही और गलत के बीच का भेद उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है, पर समस्या संतान में दे देते हैं। तो कैसी संतति? एक तरीके की संतति होगी, या तो खाली लड़का या तो खाली लड़की। हालांकि ये बहुत बार चीजें काम नहीं करेंगी ऐसा नहीं कहूंगा, पर हाँ 100% में 90% बार यही बात बनी है कि ये बात घटित हुई है कि एक ही तरीके की संतति हुई है। ये 5 सर्वमान्य सिद्धांत है, और उसमें से एक और भी सिद्धांत है, यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वा। ये सिद्धांत सभी कुंडलियों में और प्रत्येक कुंडली के प्रत्येक भाव पे, प्रत्येक भाव के अधिपति जब अपने भाव को देख लेता है वो उस भाव को कभी कमजोर नहीं होने देता। यह सर्वमान्य सिद्धांत। अब इसके साथ साथ आपको जन्म कुंडली में जो हमेशा याद रखने वाली बात है कि जितने भी सूत्र फॉलो करेंगे आपकी कुंडली में, जितने भी सूत्र आपकी कुंडली में लागू होंगे, चाहे सुयोग हो, दुर्योग हो, राजयोग हो, जो भी बने हो तमाम तरीके के, पर वो सिर्फ एक चीज को देख करके ही लागू करते हैं, अपना परिणाम देते हैं, और वो ये है कि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। सूर्य और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में बिगड़ जाते हैं तो जातक को कई तरीके से परेशान करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह होता है तो वो चंद्रमा ही होता है। उसको ही देख करके, क्योंकि नक्षत्रपति है ना, वो 27 नक्षत्रों पे भ्रमण करते हैं और जातक के जीवन को बहुत ही ज़्यादा निकट से जाकर के प्रभावित करते हैं। मन मस्तिष्क से लेकर के आत्मा तक को झकझोरने वाले चंद्रमा सर्वमान्य और सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, और किसी भी ग्रह को फल देने से पहले चंद्रमा को देखना ही पड़ता है। सारे ग्रह फल देने से पहले चंद्रमा की ओर मुंह ताकते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो जाएगा तो चाहे वो किसी भी खराब भाव का 12वें, 6वें, 8वें किसी भी भाव के अधिपति बनते हो, अगर चंद्रमा खराब है तो सूर्य को भी फल देने में दिक्कत होती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य खराब बैठे हों, एक बनारस की कुंडली आई थी मेरे पास कल रात में, अष्टम भाव में ही गुरु और सूर्य बैठे थे। बड़ा व्यक्ति राजनीति और बड़ा ही दिमागी हो जाता है। अष्टम भाव में सूर्य नीच के और गुरु नीच के, इस जातिका को, जिनकी ये कुंडली है, उनको गलत आदत, गलत संगति, बुरे लोग, बुरी पसंद और किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा इनके घर वाले लोगों को इन पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये बहुत ही कमजोर बात होती है कि जब व्यक्ति की कुंडली में स्वयं गुरु और स्वयं सूर्य कमजोर हो जाए। ये जातक को जीवन के मूल्यों को समझना ही नहीं देते, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन वाले स्टेट में ले जाकर के रख देते हैं कि व्यक्ति सही और गलत के बीच का भेद ही नहीं समझ पाता है। वहाँ वो अपने किसी भी धर्म का मतलब धर्म नहीं होता, धर्म का मतलब मैंने क्या बात कही कि जीवन का मूल्य, यहाँ मेरा मतलब धर्म से नहीं है, पूजा पाठ और कर्म कांड से नहीं था। धर्म मतलब वास्तविक जो धारण करने की बात है वो व्यक्ति निभा नहीं पाता, वास्तव में जीवन के मूल्यों को समझ नहीं पाता। वो ये कह देता है कि मेरे पूर्वज बानर थे। हाँ,
और वो ये कह देता है कि ईश्वर जैसी कोई बात नहीं है। जैसे मेरे पास एक पोस्ट आया है, अभी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें ये बात कही गई थी कि अभी मिल नहीं रहा, बाद में ढूंढ के कभी किसी कार्यक्रम में बता दूंगा, ढूंढना पड़ेगा। तो वो कहने का अर्थ ये है कि आपको कभी भी अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना है, और ये ग्रह यही करवा देते हैं। वास्तव में आपको सही और गलत के बीच का भेद पता करना है, और उसमें से जो सही है उसको कैसे, अब धन व्यय कैसे करना है इस पर विचार करना है। आपके अंदर चारित्रिक दोष ना आए इस पे विचार करना होगा। आप गलत मित्रता में ना जाएं इस पे विचार करना होगा। गलत तरीके से लाभ ना कमाएं। आपको जो लोग दे रहे हैं ना, जैसे बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, पिता हर महीने 30,000 रुपया दे रहा है बच्ची को पढ़ने के लिए, बेंगलोर में पढ़ाया भी, बाद में नौकरी नहीं लगी तो उसको रहने के लिए, उसके बाहरी एजुकेशन के लिए 30,000 रुपया हर महीने दे भी रहा है, और फिर भी वो बेटी उससे बात तक नहीं करती है। और जब कभी भी बोलेगी तो अंग्रेजी में मैसेज लिख करके भेजेगी कि मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं तुमसे बात कर लूँगा। ये आजकल के बच्चों के संस्कार कितने दूषित हो गए हैं। अब इसमें दोष किसका दिया जाए? एजुकेशन तो आपने बहुत अच्छा ग्रहण कर लिया है, डिग्रियां तो काफ़ी बटोर ली हैं, पर ये मूल्य कौन सिखाएगा? ये मूल्य गुरु और सूर्य देते हैं। मोरालिटी, नैतिकीय तत्वों से अगर कुंडली कमजोर हो जाती है तो वो कितने ही तरीके से कमजोर हो जाती है। गुरु और सूर्य अगर कमजोर हों, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आपकी कुंडली में मंगल केंद्र में बैठे हैं और शुक्र केंद्र में बैठे हैं तो दोनों का नीच भंग हो जाएगा। ये तो जबरदस्ती मनवाने वाली बात हो जाएगी। कई बार लागू नहीं होती चीजें, कई बार ग्रह नीच भंग करवाता है पर वो कई बार दिखता नहीं है। ऊपर से दशा अभी राहु की चल रही है 2036 तक। मैं इशारों में सारी बातें कह रहा हूँ। दशा जब राहु की चलती है तो व्यक्ति की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को दोनों को अपवित्र कर देते हैं। इस वजह से सबसे पहले इनको, राहु की दशा है 2036 के 9वें महीने तक लाजवर धारण कराइए। गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और कम से कम गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य कराइए। इनकी कुंडली में धन भाव की स्थिति जो है वो दशम भाव में बैठ रही है और उसके ठीक पीछे बुध बैठे हैं, आगे मंगल, पीछे सूर्य। ये पाप कर्त्री नहीं होगा पर भाग्य भाव इनकी कुंडली में ठीक बना है। व्यक्ति संतुलित होकर के अच्छा धन कमा लेता है। चंद्रमा और राहु का संबंध व्यक्ति को कई बार अपने मित्रों को ही शत्रुता के भाव में लेके चला जाता है। सूर्य और चंद्रमा का संबंध केंद्र का है, ये व्यक्ति को भ्रमित और गलत संगति में जाने के लिए प्रेरित और पेट से संबंधित समस्याओं को देने वाला होता है। गुरु और चंद्रमा, जहाँ पे गुरु का नीच भंग मंगल के कारण होगा और सूर्य का नीच भंग शुक्र के केंद्र में आने के कारण होगा, ये दूसरे नंबर पे बातें देखी जाएंगी। पर यहाँ पे व्यक्ति के अंदर उद्वेगीपन और मन उचाट होने की समस्या से और कई बार करियर को लेकर के डिस्टर्बेंस और क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को, मतलब करियर से संबंधित समस्याओं को 4 गुना बढ़ा देते हैं। इस वजह से हमेशा ही बजरंगबली की पूजा, उनके मंदिर का दर्शन और अपने से बड़े बुजुर्गों की आराधना आवश्यक है। पंचम और तृतीय भाव का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है। तृतीय भाव, चतुर्थ भाव के अधिपति यहाँ बुध जन्म कुंडली में भाग्य में, ये माता पिता की सेवा करने वाला और निंदित कृत्य करने से बार बार बचने वाला बना देगा। और चतुर्थ के बाद पंचम भाव के अधिपति गुरु से दृष्ट, ऐसी अवस्था में व्यक्ति एजुकेशन में अच्छा होता है, हाँ, लेकिन कंफ्यूजन बरकरार रहती है। इस वजह से सूर्य की आराधना और गणेश जी के मंत्रों का जप, महापुरुषाय नमः का जप करना चाहिए। ये भी मंत्र बड़ा काम आता है। सूर्य विपरीत परिस्थिति बना रहे हैं, उन पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। पेट और हड्डी और साथ ही साथ नेत्र की समस्या न हो, इसका ख्याल अवश्य रखना चाहिए। अतड़ियों की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। आत्मबल कमजोर होता है, पिता के साथ संबंध कमजोर होते हैं और किसी भी तरीके से व्यक्ति के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। छोटे छोटे अंकों से व्यक्ति छटता है हर बार। पहले लगेगा कि सब ठीक है, बाद में जाकर के अंतिम में सब गड़बड़ हो जाता है। 7वें भाव इस कुंडली के लिए ये द्विस्वाभाविक लग्न है। इस वजह से यहाँ पे सप्तम भाव बाधक ग्रह के रूप में, तो बुध कभी कभी बाधाएं भी उपस्थित करेंगे और शीत जनित बीमारियां या पित्त वात कफ तीनों अनकंट्रोल रहता है वृश्चिक राशि में बैठने के कारण। भाग्य में कभी कभी अवरोध की स्थिति भी बनती है, परंतु एक बात बहुत अद्भुत होगी कि व्यक्ति कम से कम चारित्रिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ, कई बार होता है, ये सामान्य सी बात है, पर यहाँ पे ये बुध उसको भक्ति भाव से युक्त और अपने मन का जिद्द बना देते हैं, जिद्द करने वाला बना देते हैं। निर्णय सुना करके यूं ही निकल जाए। और कई बार दुखी होता है, हमेशा आप कुछ भी उसको दे दो, थोड़ी बहुत उसके साथ दुख की स्थिति बनी ही रहती है। 9वां भाव ठीक बना है। 10वां भाव
थोड़ा कमजोर पर धन की स्थिति बनी रहेगी। व्यक्ति के पूर्वजों का सुख उसको मिलता रहता है, घर परिवार का सुख उसको मिलता रहेगा और उसके घर परिवार के लोग बड़े ही तीव्र व्यवसायी भी होते हैं। दशम भाव के बाद एकादशवें भाव की स्थिति और 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि लग्न में, इस वजह से लाभ व्यक्ति देता है और थोड़ा लालची स्वभाव का भी होता है। यहाँ पे मंगल केतु बुध राहु यहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव का अधिपति यहाँ बैठा, थोड़ा कमजोर, पर पति अनुभवी और ज्ञानी और दार्शनिक होता है और प्रेम बहुत अद्भुत करता है। दाम्पत्य टूटेगा नहीं पर कड़वाहट अवश्य रहेगी, मन खिन्न अवश्य रहता है। मीन लग्न की कुंडली के लिए 3 नंबर बहुत अच्छा रहेगा, 3 तारीख बहुत अच्छी रहेगी। कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लोग अच्छे रहेंगे। नक्षत्रों के आधार पर श्रवण, उत्तराषाढ़ा, रेवती और विशाखा, पुनर्वसु, मृगशीरा, हस्त, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिशा के आधार पर उत्तर पूर्व बहुत अच्छा रहे, धन कमाने के लिए भी उत्तर पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली के लिए अभी जो दशा चल रही है उसके बाद गुरु की दशा आएगी, जो इनके जीवन को और भी ज़्यादा संतुलन पैदा करने वाली और संतुलित करने के लिए जानी जाएगी। लग्नेश का नीच होना, लाभ में जाना, लाभ दे पर देर से मेहनत करने के बाद, क्योंकि उस पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। सूर्य और चंद्रमा का संबंध अच्छा नहीं है। बुध और चंद्रमा का संबंध तृतीय एकादशवें का है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कभी कभी कमजोर भी होती है, हालांकि बुध और चंद्रमा के कारण डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी यहाँ कमजोर नहीं होगी, लेकिन शुक्र और मंगल के कारण और लग्न में शनि के बैठने के कारण व्यक्ति के प्रभावों में कमजोरी देखी जाती है। वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से नहीं रखता, थोड़ा दुखी होता है शनि के लग्न में बैठने के कारण। दशमांश कुंडली में सूर्य उच्च के लग्न के अधिपति पराक्रम में मेहनत करने के बाद कम्युनिकेशन पे व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। वैसे जातिका के पास धन अवश्य रहेगा और निस्संदेह वो कई जगह से यात्रा करके बाहर विदेश जा करके अपने आप को बाहर बसा करके धन कमा सकती है। विवाह जब भी करना होगा तो धनु राशि के लोग, मकर राशि के लोग और कन्या राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग और कर्क राशि के लोग अच्छे होंगे। साथ ही साथ विवाह की दिशा उत्तर बहुत अच्छी रहेगी। इनकी कुंडली में मंगल दिग्बली हैं, शनि लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति को गंभीर और स्वाभाविक रूप से चिंतन करने वाला बना देंगे। नवमांश कुंडली में कुंभ राशि के अधिपति 12वें और चंद्रमा और शनि का विष दोष लगा है, बहुत टाइट विष दोष लगा है। इस वजह से व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ ज्यादा भागता है और कई बार उटपटांग हरकतें करके या कई बार अपने से ऊंचे और नीचे कुल में भी विवाह करने के लिए परेशान होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने चिंतन पे जाना चाहिए, सत्य का निर्णय लेना चाहिए और किसी के भी धर्म को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म या फिर तत्वों से, जैसे आपके शरीर का अंदर जो तत्व बना है और सामने वाले जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं उसके तत्वों से आपकी कुंडली की मैचिंग कैसी है। जब तक ये तत्व मैच नहीं होते तो कुंडली कमजोर हो जाती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यवहारिक रूप से पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता। इस वजह से हमें किसी भी तरीके से इस कुंडली को गलत रास्ते पे जाने से हर बार बचाना है और परिवार का प्रत्येक सदस्य इन पे अवश्य ही ध्यान रखे। अभी लाजवर्त तुरंत धारण कराइए, बाकी यही बात है। अब होता क्या है कि इनकी कुंडली में जब आप दशमांश कुंडली को देख रहे हैं तो लग्न के अधिपति पराक्रम में, उच्च के सूर्य राहु केतु से संपर्क में। इस वजह से व्यक्ति अगर दूर जाए, बाहर निकले तो बहुत बढ़िया रहेगा। जहाँ विदेश भाव के अधिपति लग्न में, विदेश भाव के अधिपति विदेश में और 12वें भाव के अधिपति धन भाव में, ऐसी अवस्था में और शनि लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में पराक्रम में गुरु से दृष्ट, नवम भाव उच्च का बढ़िया बैठा है या नवम भाव बढ़िया बैठा है, जहाँ भी नवम भाव के अधिपति अच्छे बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का एजुकेशन और व्यक्ति के जीवन का बाद बहुत अच्छा हो, पर उसको अच्छा रखना चाहें तब तो अच्छा है, पर अच्छा रखना चाहें तब। जैसे यहाँ शनि चंद्रमा का विषदोष बना है, इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ शनि चंद्रमा का विषदोष, यहाँ शनि, इसका अर्थ बताता हूँ, बहुत अच्छे धरातल की बात है। 12वां भाव मोक्ष का होता है, 12वां भाव चरम सुख का होता है, शैया सुख का होता है। यहाँ आप संबंध में आते हैं, यहाँ आप हाथ पकड़ते हैं पंचम भाव से, यहाँ आप विवाह में जाते हैं, यहाँ उसके अंतर मन को समझते हैं, यहाँ से उसके साथ धर्म करते हैं, यहाँ उसका कर्म फल भोगते हैं या कर्म में उतरते हैं, यहाँ लाभ प्राप्त करते हैं और अंतिम में आपकी गति हो जाती है, मुक्ति। तो ये मोक्ष है। इसको आप अगर बिस्तर के सुख से जोड़ करके देखेंगे तो चरम का सुख, अंतिम सुख, जहां व्यक्ति एकदम आह में आहा तक चला जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि जीवन का लक्ष्य वस्तुतः मोक्ष पाने का ही होता है और वास्तुतः जीवन वही जो मोक्ष को दिला दे,
मृत्यु वही श्रेष्ठ जो वापस मृत्यु का कारण ना बनने दे। जन्म वही श्रेष्ठ होता है जो वापस व्यक्ति को जन्म ना लेने दे। और माता वही श्रेष्ठ होती है जो अपने बच्चों को संस्कार से युक्त रखे। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जो व्यक्ति को नारायण का मंत्र दे दे। कोई भी मंत्र, मैंने बात कही थी कि दुनिया के जितने मंत्र हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में जितने भी मंत्र हैं, वो सर्वस्व सब नारायण को ही समर्पित है, क्योंकि एकमात्र सर्वनियंता वही है। तो आधार क्या बनी बात की कि यहाँ शनि और चंद्रमा का विष दोष है, मतलब व्यक्ति गलती करके अपने मोक्ष की गति को बिगाड़ सकता है और वो बार बार वही गलती करके बार बार इस धरा पे आ सकता है। हमें वस्तुतः इस कुंडली को ऐसे ही समझने की आवश्यकता है। अब आपको आइए, मैं राहु के बाद अब बात आपकी कुंडली में, राहु और केतु की दशाएं इस कुंडली में अच्छी नहीं जाएंगी, इस वजह से बहुत सावधान रहना है। सूर्य बल देने की आवश्यकता है, आदित्य हृदय अगर बन पड़े तो, नहीं तो श्री आदित्याय नमः या श्री महापुरुषाय नमः का जप अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा ठीक नहीं है, कंसंट्रेशन भंग होगा, रेगुलरिटी नहीं रहेगी, 10 दिन लगातार काम करेंगे, 11वें दिन फिर से वापस वही रूटीन पे आ जाएंगे और फिर से गड़बड़ी पैदा करेंगे। पाचन शक्ति गड़बड़ होती है, रक्त प्रवाह गड़बड़ होता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, धनागमन के सोर्स के बारे में व्यक्ति विचार नहीं कर पाता और कई बार किसी से भी तुरंत जुड़ जाता है और अपने आप का नुकसान कर बैठता है। मंगल की स्थिति आपको अनुभव देने के लिए बेचैन है और इस वजह से कभी भी अपने आप को बचपने से मुक्त करने की कोशिश करिए। बुध आपकी कुंडली में आपके इंटेलिजेंस को कमज़ोर कर रहे हैं, इस वजह से कभी भी अपने व्यवहार को और अपने अंदर के भक्ति को कभी भी छुपाने की कोशिश मत करिएगा और हमेशा ही भगवान नारायण की उपासना में कम से कम अपने दिमाग को और गाय की सेवा अवश्य ही करते रहिएगा। गाय को गुड़ रविवार को अवश्य खिलाइए। बाकी गुरु, शुक्र और शनि आपकी कुंडली में आपको अनुभव देंगे। इन सबकी दशाओं में आप कहीं पे भी छोटी नौकरी हो, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करिए, जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को समझने की कोशिश करिए और किसी के बारे में कोई भी राय जल्दी से विकसित मत करिए। आपकी कुंडली में गुरु, आपकी कुंडली में शुक्र और आपकी कुंडली में शनि, इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी, क्योंकि इस कुंडली के लिए गुरु और इस कुंडली के लिए शुक्र तो वस्तुतः आपकी कुंडली में मेहनत करवाएंगे, पर वस्तुतः वो आपसे शौर्य योग लगा रहे हैं। अष्टम भाव के अधिपति दशम में बैठे हैं, शौर्य योग लगा नहीं है, पर हाँ वस्तुतः उसी के जैसा कुछ परिणाम आ रहा है जहाँ व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ रही है और व्यक्ति के पेट को भी गड़बड़ी मिल रही है। तो निश्चित रूप से मसालेदार भोजन से बचने की आवश्यकता होगी। शनि के बाद राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं। बैठे कैसे हैं इस पे चर्चा करते हैं। शत्रु की राशि में और सूर्य खुद नीच के, केंद्र से इनका कोई संबंध नहीं, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। इस वजह से राहु और केतु की दशा में हमें निश्चित रूप से सावधान होने की आवश्यकता है। विशेषतया धर्म, विवाह, संतान, लोगों के बारे में कोई निजी राय और दुखी नहीं होना है। और विवाह में तो ये कुंडली बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। कुछ इसी तरीके से आज आप लोगों के कार्यक्रम की ये समापन की स्तुति करते हैं। मंगल बढ़िया बैठे हैं कुंडली में, गुरु और शुक्र, शनि भी ठीक है, षडबल में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है, बुध थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से व्यक्ति को गड़बड़ी में रख रहे हैं। मेंटल पीस डिसएग्री करता है। सूर्य नीच के, इस वजह से बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। चंद्रमा मकर राशि के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को प्रैक्टिकल और इस राशि पे 7.5 का प्रभाव भी है। इस वजह से हनुमान जी के मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ प्रत्येक दिन सुबह में अवश्य करना चाहिए। तब तक के लिए और लाजवर्थ जल्दी धारण करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।